दिल्ली के लिए अगले 72 घंटे भारी होने वाले हैं। कारण हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी अगले 72 घंटों में दिल्ली पहुंचेगा। हालात को लेकर दिल्ली में सरकार और प्रशासन अलर्ट है, लेकिन वास्तविक हालात तो तभी पता चलेगा और सरकारी तैयारियों कितनी कारगर रही हैं जब बैराज का पानी दिल्ली पहुंचेगा। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों में दिखाई देने लगा है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के यमुना कैचमेंट एरिया में हुई बारिश के कारण हरियाणा के हथनीकुंड बैराज पर यमुना का प्रवाह बढ़ गया है। वर्तमान हालात को देखते हुए सिंचाई विभाग ने बैराज के 15 फ्लड गेट खोल दिए और एहतियातन 63,110 क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ा गया। बैराज से छोड़ा गया पानी 48 से 72 घंटों में दिल्ली पहुंचेगा। इसको लेकर दिल्ली में प्रशासन सतर्क हो गया है। कारण जब पानी दिल्ली में दस्तक देगा तो निचले इलाकों में रह रहे लोगों की परेशानी बढ़ना तय है। हथनीकुंड बैराज पर अचानक पानी छोड़ा गया और पानी छोड़ते ही जो फ्लड गेट हैं वो खोल दिए गए। वहीं पर अगर आंकड़ों की बात की जाए तो आज सुबह 7 बजे जो हथनीकुंड बैराज पर यमुना में 31,832 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया था, जिसमें से केवल 15,690 क्यूसेक पानी दिल्ली की ओर छोड़ा गया। लेकिन कल दोपहर बाद उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कैचमेंट एरिया में हुई बारिश के कारण जल स्तर तेजी से बढ़ने लगा और दोपहर 3 बजे तक यह 80,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। इसके बाद बैराज के 15 फ्लड गेट खोलकर 63,110 जो क्यूसेक पानी है वो दिल्ली की ओर छोड़ा गया। यमुना में पानी बढ़ने के बाद दिल्ली में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। निचले इलाकों में बाढ़ और जल भराव सबसे बड़ी समस्या है। यमुना बाजार, मयूर विहार के खादर क्षेत्रों के घरों और बस्तियों में पानी भर जाता है, जिसके कारण हजारों लोगों को राहत शिविरों का रुख करना पड़ता है। पशुओं के चारे का संकट भी पैदा हो जाता है। लोहे के पुल पर यातायात बंद। जलस्तर बढ़ने से पुराने लोहे के रेलवे पुल को बंद करना पड़ता है। रेलवे परिचालन और राजस्व पर इसका सीधा असर पड़ता है। सीवेज का बैकफ्लो और जल भराव। पानी बढ़ने से कई नालों का पानी वापस बैकफ्लो करता है। इससे मुख्य सड़कों और पॉश कॉलोनियों में बाढ़ जैसी स्थिति बनती है। जल जनित बीमारियां। पानी उतरने के बाद महामारियों का खतरा, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, हैजा और टाइफाइड का खतरा बढ़ जाता है। पेयजल संकट। पानी अशुद्ध होने और ट्रीटमेंट प्लांट में अमोनिया की मात्रा बढ़ने से पीने के पानी की आपूर्ति बाधित होती है। वर्तमान हालात पर सिंचाई विभाग का कहना है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और बाढ़ जैसे हालात बनने की कोई आशंका नहीं है। हथनीकुंड से छोड़ा गया पानी दिल्ली पहुंचने में करीब 48 से 72 घंटे का समय लेता है, जिसको लेकर प्रशासन लगातार यमुना के जलस्तर पर नजर बनाए हुए है। निचले इलाकों में निगरानी बढ़ाई गई है। कंट्रोल रूम को सक्रिय कर दिया गया है। लास्ट ईयर भी इस टाइम तक फ्लड गेट हमारे नहीं खुले थे, यही 60,000 के आसपास ही पानी आया था। इस बार हमारा जो पानी आ रहा है 30,000 के आसपास आ रहा है, इसलिए इसमें भी कोई नहीं है। लास्ट ईयर सितंबर मंथ में 1 सितंबर को ही 3 लाख क्यूसेक के आसपास वाटर रिकॉर्ड किया गया था। यहाँ पे प्रशासन की पूरी तैयारी है। जैसे कि हमारा 1 लाख से फ्लड गेट्स खुलते हैं और वो जो मोस्टली रिवर के अंदर ही पानी रहता है और इसलिए इसमें कोई वो नहीं है। अगर ज़्यादा पानी आता है तब ओवरफ्लो करता है, जो कि आसपास के एरिया में फैलता है, पर वो इतना भी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिलहाल राहत की बात यह है कि पहाड़ों पर हो रही बारिश मैदानी इलाकों में मानसून उस रूप में सक्रिय नहीं हुआ। अगर पहाड़ों जैसी बारिश मैदानी इलाकों में भी शुरू हो जाए तो परेशानी कई गुना बढ़ सकती है। हालांकि सरकार अपनी तैयारियों का दावा खूब कर रही है, लेकिन परीक्षा अभी बाकी है। दिल्ली में यमुना के लेवल को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो सिंचाई विभाग है अलर्ट पे है, लगातार निगरानी की जा रही है, क्योंकि लगातार हिमाचल और उत्तराखंड की तरफ बारिश होने के बाद यमुना के कैचमेंट एरिया में पानी भर गया है, जिसके बाद हरियाणा की तरफ से 15 फ्लड गेट खोल के हथनीकुंड बैराज के दिल्ली की तरफ पानी छोड़ दिया गया। लगभग 63,000 क्यूसेक पानी जो है दिल्ली की तरफ छोड़ दिया गया है और ऐसी संभावना है कि 24 घंटे के बाद ये पानी दिल्ली तक पहुँचता है। तो अभी जो है लगातार विभाग द्वारा निगरानी की जा रही है ताकि और अलर्ट पे है सब। कुल मिलाकर अभी हालात सामान्य हैं, लेकिन आगे हालात कितने सामान्य रहते हैं ये इस बात पर निर्भर करेगा कि मौसम आने वाले दिनों में किस तरीके का रहता है। सिंचाई विभाग के मुताबिक हथनीकुंड बैराज पर 1 लाख क्यूसेक पानी पहुंचने पर मिनी फ्लड लेवल, 2.5 लाख क्यूसेक पर फ्लड लेवल और 3 लाख क्यूसेक से अधिक पानी आने पर खतरनाक स्थिति मानी जाती है। फिलहाल तो नजर अगले 72 घंटों का है। जब हथनीकुंड से छोड़ा गया पानी दिल्ली पहुंचेगा तो इसका असर दिल्ली में क्या रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जो हमारे प्रश्न हैं उन पर नजर डाल लेते हैं, जिसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल है, बाढ़ के लिए दिल्ली कितनी तैयार है? ये पहला सवाल है। दूसरा प्रश्न, जान माल के नुकसान को रोकने का क्या प्लान दिल्ली सरकार और प्रशासन के पास है? तीसरा प्रश्न, जब पानी बढ़ेगा, जब बाढ़ की स्थिति बनेगी तो प्रभावित लोगों के लिए इंतजाम होते हैं, तो क्या वो इंतजाम कर लिए गए हैं? ये हमारे प्रश्न हैं जिन पर आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं अपने मेहमानों का जो इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं। पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। दो मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र प्रमुख जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। और हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। सबसे पहला सवाल देवेंद्र जी, प्रकृति पर किसी का कंट्रोल नहीं है। कोई भी सरकार हो, किसी भी देश में हो, किसी भी पार्टी की हो, वो सिर्फ अपने हिस्से की तैयारी कर सकती है। कोई ये नहीं कह सकता कि देखो हमने फुल प्रूफ चीजें कर दी, अब सब कुछ पुख्ता है। लेकिन प्रकृति का एक झोंका जब आता है तो आपकी तैयारियां धरी की धरी रह जाती हैं। लेकिन अभी वो विषम परिस्थिति नजर नहीं आ रही है, अभी शुरुआती स्थिति है। ऐसे में आपसे पहला प्रश्न यही है कि जो हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है वो दिल्ली में अगले 48 से 72 घंटों में दस्तक देगा। आप भारतीय जनता पार्टी, जिसकी दिल्ली में सरकार है, केंद्र में सरकार है, उनके नुमाइंदे के तौर पर ये सुनिश्चित करेंगे कि मानवीय लापरवाही के कारण कोई कमी नहीं रही होगी और लापरवाही का खमियाजा दिल्ली के लोगों को नहीं भुगतना पड़ेगा। व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं। देखिए धर्मराज सर, जिस तरह आपने अपने क्वेश्चन के साथ कुछ चीज जो है वो ओपन की है, उसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद आपका। मैं प्रकृति को छोड़कर वही बात है कि उससे तो कोई लड़ा नहीं जा सकता। आपदाएं दो प्रकार की होती है, एक दैहिक होती है जो व्यक्ति की कमियां जिसमें निकलती हैं, एक दैविक आपदा होती है जिसे कोई रोक नहीं सकता, जो प्रकृति का ही प्रकोप होता है। उसके अनुसार अगर आप दिल्ली की बात करें, मैं एक बार और पहली बारिश में आपकी डिबेट में था, आपके साथ था, उस पर भी चर्चा हुई हॉस्पिटल में पानी को लेकर। उस पर बहुत छोटी वो बारिश थी, लेकिन उसके बाद कई बड़ी बारिशें हमने दिल्ली में भी देखी हैं और अच्छी एनसीआर में बारिश हुई है, जिनकी जो वो उपस्थिति दर्ज की गई है वो अच्छा है। उसका जो रिकॉर्ड है बारिश का, वो मिनिमम कम नहीं कह सकते, ठीक बारिश है। और अब दिल्ली से जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, हथनीकुंड से जो पानी है, देखिए ये हर साल थोड़ा सा दिक्कत आती है कि जब ऊपर बारिश ज्यादा होती है पहाड़ी एरिया में तो उसका लोड बढ़ता, हथनीकुंड से एकदम पानी कुड़ता, उस कुंड के बाद जो है दिल्ली पर वो लोड आता है। उसके लिए दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली सरकार ने पहले से कहीं ज्यादा कुछ चीजें जो हैं बदलाव की हैं। और यमुना को लेकर हमने कई शुरू में जब सरकार बनी थी तो डिबेट के हिसाब से भी सब चीज से कुछ क्लियरिटी भी की है। यमुना को लेकर क्लियरिटी इसलिए की है सर कि यमुना की क्षमता भी बढ़ी है। मुझे उम्मीद यही रहेगी कि पानी की स्पीड ज्यादा हो सकती है, थोड़ा जोर हो सकता है। अगर बारिश ऐसी कोई प्रकृति की आपदा ना हुई तो दिल्ली सरकार निश्चित जो है कोई ऐसी स्थिति दिल्ली में नहीं आने देगी। ये पूरी जिम्मेदारी है सरकार की कि लोगों को कोई दिक्कत आए बारिश के पानी से। धर्मराज सर। ठीक है सर। हाजी साहब आपके पास आता हूँ सर। अभी तो जो तैयारियां हो रही हैं उसकी बात हो रही हैं और मैंने जैसे शुरुआत में ही एक नोट कहा कि आपकी तैयारियां अपनी तरफ है। हर बच्चा परीक्षा की तैयारी करता है, लेकिन उसकी तैयारी कितनी मुकम्मल थी उसका वो जो प्रमाण पत्र होता है, जो रिजल्ट होता है, वो बताता है कि आपकी तैयारी कितनी रही। आउट ऑफ 100 आपने 90 नंबर स्कोर किया या 35 नंबर स्कोर किया या उससे 33 नंबर से नीचे स्कोर किया, वो जो आपका परीक्षा परिणाम आता है वो आपके बारे में आपकी तैयारियों का रिजल्ट होता है। सवाल अभी सरकार की तरफ नहीं है मेरा कि सरकार ने क्या तैयारियां की नहीं की हैं। एज अ सिटीजन आप दिल्ली में रहते हैं और जो मेरी जानकारी है आप उसी क्षेत्र में रहते हैं जो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र होता है, जहां पर सबसे पहले यमुना की
दस्तक होती है। तो ग्राउंड पर आप और एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता भी आप हैं, तो बहुत सारे लोग आप तक भी रीच आउट करते होंगे। आप बताइए सर, क्या तैयारी इस वक्त सरकार की तरफ से चल रही है कि अचानक से अगर स्थिति उस तरीके से बने तो आपको, और इसमें कमियां भी बताइएगा कि सरकार ने ये करना था और सरकार ने ये नहीं किया। तो पहले आप ग्राउंड रियलिटी बताइए आपके नजरिए से। देखिए धर्मराज जी, मैंने आपने जो बताया बिल्कुल सही बताया। मैं गोंडा विधानसभा में रहता हूँ और मेरे घर से 100 मीटर की दूर पे ही पुस्ता है और 10 से लेके 5वें पुस्ते तक सारा में जमुना है और जमुना के अंदर घर बने हुए हैं, वहाँ पे पार्किंग बनी हुई है और जैसे ही पानी आता है वो सारे घर डूब जाते हैं। वो हर साल ऐसा होता है और उसके बाद जो लोग वहाँ रहते हैं, जो पशु रहते हैं, जो लोग रहते हैं, वो बेचारे सड़कों पे आ जाते हैं। मगर सरकार उससे पहले की जो तैयारी, जैसे अभी आपने कहा धर्मराज जी, मैं कल ही गया था वहाँ पे पुस्ते पे देखने के लिए कि क्या सरकार की क्या तैयारी है या सरकार क्या स्टैंड लेने वाली है। तो वहाँ पर सरकार की कोई तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, ये मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ। दूसरी बात, एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लोगों के साथ, जो लोग पानी की वजह से, बाढ़ की वजह से वो बेचारे बेसहारा हो जाते हैं उस दौरान, जब तक बाढ़ का पानी बना रहता है, तो उसके बाद जो बीमारियां फैलती हैं उसके लिए सरकार का कोई भी वहाँ पे जिस तरीके से एक हेल्थ सिस्टम होना चाहिए या उनके लिए खान पीन के लिए उनका व्यवस्था करानी चाहिए। और सरकारें जो है उस पिछले साल की जो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी है और आम आदमी पार्टी की भी सरकार थी, दोनों ने मिलकर दिल्ली को लूटने का ही काम किया है, ना कि दिल्ली के लिए विकास के लिए काम के लिए कोई काम किया हो। तो दिल्ली के अंदर किसी भी तरीके की, जो जमुना मेरे पास है, मैंने बताया सोनिया विहार भी हमारे घर से करीब ही है, तो वहां पर भी किसी तरीके की कोई तैयारी सरकार की तरफ से अभी नहीं है। मगर जब पानी आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा, लोगों के घर में पानी घुस जाएगा, बीमारियां आ जाएंगी, उसके बाद जो कुंभकर्ण की नींद है सरकार, फिर वो नींद उसकी खुलेगी, फिर वो इंतजाम करेगी। तो जो इंतजाम पहले करने चाहिए थे। और वहां पर मैं एक और बता दूं कि कावड़ के शिविर भी लगे हैं पुस्ते की तरफ, ओके, वो भी प्रभावित हो जाएंगे बाढ़ के पानी से। तो जिस तरीके की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था है, सिर्फ ये कागजों पे होती है। धर्मराज जी, जमीनी हकीकत मैं आपसे भी कहूंगा, अगर आपके पास वक्त मिले तो एक बार आइए, आप भी वहां पे खड़े होके देखिए। उसके बाद की जो आज स्थिति आप देख रहे हो कि कोई तैयारी सरकार की नहीं होगी, और जब व्यवस्था खराब हो जाएगी, जब पूरे लोगों के घरों में पानी घुस जाएगा और उनके जानवर से लेके सब चीज, लोग पूरा रोड ब्लॉक कर देते हैं, फिर वो लोग, सारे लोगों के लिए कोई इंतजाम सरकार नहीं करती। कोई कहीं बड़ी जगह, जैसे कोई बड़ा पार्क है, वहां पर एक सीवर लगा दे, ऐसी कोई नहीं तैयारी होती। वो जानवर भी अपने रोडों पे बांधते हैं और रोडों पे सोते हैं। वो लोग जिनके बेसहारा है, जिनका कोई घर नहीं है, जमुना में लोग बसे हुए हैं, उनके लिए सरकार किसी तरीके की कोई प्लानिंग नहीं करती। ठीक है सर। वैभव श्रीवास्तव भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। वैभव, आपसे भी वही सवाल है। और देखिए, ये बड़ी अच्छी विडंबना है, हाजी साहब भी उस तरफ रहते हैं जो यमुना के बेल्ट से लगता हुआ है, और वैभव भी जिस जगह पे रहते हैं वो भी यमुना से सटा हुआ ही इलाका है। तो क्या तैयारी आप देख रहे हैं वैभव? क्योंकि दो तरीके से आप लोग देखते होंगे, जैसे एक मैं भी किसी चीज को देखता हूं तो एक आम नागरिक के नजरिए से भी देखता हूं, और एक पत्रकार के तौर पर भी किसी चीज को देखता हूं। तो आप लोग भी जब किसी चीज को देखते होंगे तो एक आम नागरिक के साथ साथ एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता के तौर पर भी आप देखते होंगे कि सरकार किस तरीके से तैयारी कर रही है, काम कर रही है। और आप लोग जो टीवी पर आते हैं, आप लोग भी ये देखते होंगे कि क्या ऐसा कमी है जिसको हम टीवी पे बोल पाए। तो भाई साहब बताओ, क्या चल रहा है आपके आसपास जो बेल्ट है वहां यमुना तैयारी को लेकर? जैसे तय धनराज जी, मैं यहाँ फेज 3 में रहता हूँ, मयूर विहार, और मेरे यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर के आसपास से फिर यमुना जी का वो शुरू हो जाता। हम सब जानते हैं कि वो जो बेल्ट है यमुना की फ्लड प्लेन्स, उसमें हर बार की तरह बार बार जिस तरह से यमुना जी का जल स्तर बढ़ता है, उसके बाद बाढ़ जैसी स्थिति, फिर वापस से वो लोग रिलोकेट होते हैं। आई थिंक चवन्नी भर का भी कोई अगर इंक्रीमेंट हो तो मैं, हो सकता है आम आदमी पार्टी की तरफ से बोल रहा हूँ, आप भी देख सकते हैं, वहां जाकर देख सकते हैं, सरकार की तरफ से नील बटे सन्नाटा कोई तैयारी है।
ये तो है जहां पे आ सकता है वहां की तैयारी। मैं आपको जहां पे हो रहा है मैं वो आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा जी। मैं सोनिया विहार जी, वहां पे कैबिनेट मिनिस्टर कपिल मिश्रा जी का क्षेत्र है। सोनिया विहार में अभी भी आप चले जाइए तो बहुत बड़ा एरिया है जहां पर लगातार इस तरह पानी का जल जमाव लगा हुआ है। मैंने आपकी पिछली बार डिबेट में भी जब इसके ऊपर मुद्दा था, मैंने आपको वो फुटेज दिखाई थी किस तरह यमुना विहार का जो पुलिस स्टेशन है, डीसीपी ऑफिस है, वो पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन सबमर्ज था। मतलब पुलिस स्टेशन, पुलिस वाले भी बाहर से काम कर रहे थे और किस कैबिनेट मिनिस्टर की वो विधानसभा है। तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि जहां मैंने दोनों चीजें बताई, जहां पे हो रहा है और जहां पे आने की संभावना है, दोनों जगह कोई भी एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर वहां जाके देख सकता है कि नीलबट्टे सन्नाटा, कोई तैयारी है ना, कोई सेटअप, ना कैनोपीज, ना कोई ऐसा कोई उन प्रशासन की तरफ से कोई उन सभी लोगों को वार्तालाप, उन सभी परिवार आपको कुछ नहीं दिखेगा। हाँ, तोड़ना ताड़ी सब चलेगी। मतलब यमुना बाजार में जिस तरीके से आपने देखा किस तरह से लोगों के घर तोड़े गए, उनको रिहेबिलिटेशन नहीं दिया गया, ये सब चलने में रेखा गुप्ता जी अपने पीछे नहीं कदम रखती हैं। लेकिन जब सहूलियत राहत की बात होती है तो इस सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं, कोई प्लान नहीं है। अजीत साहब अभी कांग्रेस की तरफ से जो बात रख रहे थे, कांग्रेस की स्थिति में दिल्ली में क्या हालत थी वो हमें बताने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने जितना बेड़ा गर्क कर रखा था दिल्ली का वो भी हमें बताने की जरूरत नहीं है। और कोई भी सेक्टर, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, कोई भी है, तो कांग्रेस के लोग इसमें आके ज्ञान देने की, इसीलिए दिल्ली की जनता ने भी आपके साथ न्याय किया हुआ है और वो न्याय लगातार चल ही रहा है कई समय से। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी का जो 1.5-2 साल का जो गवर्नेंस रहा है वो तो आप सबके सामने ही है कि किस तरह से चल रहा है। और इस तरह से लोगों को जिस तरह सहूलियत बनाई वो वजारत है। और आई थिंक हम एज अ ऑपोजिशन इस बात को भी यहाँ पर भी रखते हैं और जब जहां हमें प्लेटफॉर्म होता है हम वहां भी रखते हैं, साथ ही साथ उन लोगों के साथ भी खड़े रहते हैं जिनके साथ ही दिक्कतें आती हैं। ठीक है। देवेंद्र जी, आपने कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी इन दोनों का रुख आपने देख लिया। देखिए, हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर शिव सिंह रावत साहब भी जुड़े हैं, जो फ्लड एक्सपर्ट हैं। और सर, आपको मेरी आवाज आ रही है शिव सिंह जी? जी जी हाँ, डॉक्टर शिव सिंह रावत हैं, फ्लड एक्सपर्ट हैं। सर ने सिंचाई विभाग में लंबे समय तक काम किया है और इस विषय को बेहतर तरीके से सर डिफाइन करेंगे। सर, यमुनानगर जिला जो हरियाणा का है और दिल्ली की दूरी किलोमीटर में तो ठीक ठाक है, लेकिन गहरा संबंध है। मतलब अगर ठंड वहां बढ़ी तो जुकाम यहाँ के लोगों को हो जाता है ये इस तरीके का संबंध है। अभी मैं डाटा के हिसाब से आपसे समझना चाहूंगा सर, ये जो आज पानी छोड़ा गया है ये तकरीबन 64,000 क्यूसेक से कुछ छोड़ा गया है और ये पहला है। अमूमन हम देखते हैं कि जब बहुत ज्यादा बारिश होती है पहाड़ों पर तो 24 घंटे में एक बार से 2 बार भी खोल दिया जाता है, हर दिन खोला जाता है। आज भी जो जानकारी है कि 15 गेट खोले गए। पहले इसका गणित बताइए सर कि कितने, अब हमें तो नहीं समझ में आता कि 63,000 क्यूसेक क्या है, कितना इसका ये होता है, ये कितना खतरा है उस पूरे बेल्ट के लिए? सबको नमस्कार सर। जहां तक 64,000 या 50,000 का मामला है उसमें कोई खतरे वाली बात तो है नहीं। पहला तो ये विषय है। विषय ये है कि CWC की गाइडलाइंस हैं कि जब 1 लाख क्यूसेक तक, क्यूसेक का मतलब होता है क्यूबिक फीट पर सेकंड, जो पानी का बहाव है उसको नापते हैं उसमें। तो अपनी कुंड में ये समझने की जरूरत है कि वहाँ 2 नहर निकलती हैं, कि यूपी को जाती है जिसे ईस्टर्न यमुना कैनाल कहते हैं और एक हरियाणा में आती है जिसे वेस्टर्न यमुना कैनाल कहते हैं और जिसके माध्यम से दिल्ली को पीने का पानी भी मिलता है और बाकी का पानी यमुना में छोड़ दिया जाता है। तो इन दोनों की नहरों की कैपेसिटी मुश्किल से दोनों को मिला लें तो 25-26 हजार क्यूसेक्स के बराबर है। तो बाकी का पानी छोड़ना ही पड़ता है डाउनस्ट्रीम में जो यमुना में जाता है। वो एक टेक्निकल इश्यू आता है उसका, ठीक है जी। और 60,000 की वजह से कोई दिल्ली डूब जाएगी या कोई बीच का रास्ता डूब जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि शुरू की बारिशों में तो यमुना के अंदर तो सब सूखा पड़ा है, तो पहले तो वो पानी नीचे जाता है
धरती में उसकी जो बेड है उसके अंदर चला जाता है, फिर उसके आगे बहता हुआ आता है। और क्योंकि इतनी ज्यादा बारिश यमुना नगर से लेके दिल्ली के बीच में इतनी ज्यादा अभी बारिश नहीं हुई है कि जिसकी वजह से वो 64,000 का 1 लाख बन जाए, क्योंकि बीच का पानी मिल जाए। तो अभी फिलहाल दिल्ली को कोई पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। वैसे भी ये पानी 2 से 3 दिन में दिल्ली पहुंचता है। ये इसका 200। सर इसमें एक और चीज है, जैसे आपने कहा कि अभी पैनिक वाली स्थिति नहीं है, लेकिन सरकार की तैयारियों की एक छोटी सी परीक्षा, वीकली टेस्ट तो हो ही जाएगा ना, या मंथली टेस्ट जो हम लोग कहते हैं वो तो हो ही जाएगा ना। कि लोअर बेल्ट में आपकी तैयारी कैसी है? बिल्कुल, वो दिल्ली सरकार को इसके विषय में, क्योंकि हर राज्य के डिस्ट्रिक्ट्स का एक फ्लड मैनुअल होता है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर कंसर्न एक फ्लड ऑर्डर इशू करते हैं, और उस एरिया में जहां यमुना बहती है वहां पर पहले से वार्निंग लोगों को दे दी जाती है, भाई कल इतना पानी आ रहा है, आज इतना पानी आ रहा है, तो लोगों को आगाह कर दिया जाता है, समय समय पर बताया जाता है। जिसमें आपके तहसीलदार हैं, जो लोकल बीडीओज हैं, या वहाँ के जो कंसर्न जेईज हैं, तो जो फील्ड स्टाफ है वो लोगों से लगातार संपर्क करके उनको बताता रहता है। तो ये तैयारी तो मैं ऐसा मानता हूँ कि हर साल की प्रक्रिया है, तो दिल्ली सरकार ने भी जरूर की होगी, और अगर नहीं की है तो अब कर लेनी चाहिए। हाँ, ये बात आपने बड़ी महत्वपूर्ण कही है कि अगर नहीं किया तो आप कर लेनी चाहिए। सर जी, अभी समय है। हाँ, जैसे 2000 अभी पिछले अगर 15-20 सालों में अगर हम एक साल चुने तो 2023 का जो साल था वो दिल्ली के लिए बड़ा खराब था बाढ़ के नजरिए से। 2023 आपको याद होगा, जिसमें पूरा लाल किला का क्षेत्र हो और वो जो पौष इलाका जहां मंत्रियों के घर वगैरह हैं वहां तक पानी भर गया था, और 6-8 फुट तक पानी उसमें भर गया था। उतनी स्थिति नहीं, लेकिन ऐसी स्थिति जो परेशान करे, जिसमें आईएसबीटी तक पानी घुस जाना, तो वो कब होता है सर? कितनी बारिश होगी, कितना बार गेट खोला जाता है जिससे वो स्थिति आ सकती है? देखिए, आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि जो 2023 में पानी बहुत कम आया था, 3 लाख कुछ आया था, 3,60,000 के करीब, जबकि उससे पहले 19 में 8 लाख के करीब आया हुआ है पानी। तब दिल्ली की हालत वो नहीं हुई जो 2023 में हुई थी। विषय ये है कि समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, यमुना के फ्लड प्लेन में कब्जे होते जा रहे हैं, इलीगल इंक्रोचमेंट हो रही हैं, कॉलोनियां बस रही हैं, और बहुत सारे स्ट्रक्चर भी बीच बीच में बन रहे हैं, तो उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होती है। तो जो बाढ़ का पानी ज्यादा क्षेत्र में बहता था यमुना में, वो कम क्षेत्र में रह गया, इसलिए वो पानी ऊपर चढ़ता है और वेलोसिटी से आता है, तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा आता है। तो मुद्दा ये है उसका ना, उसमें पानी चाहे 2 लाख आए चाहे 3 लाख आए, वो तो अगर आपने उसकी विड्थ को कम कर दिया दिल्ली के अंदर, तो पानी ऊपर उफान मारेगा और आप आसपास के एरिया को डुबोएगा, इसमें कोई नहीं रोक सकता उसको। इसीलिए जो सेंट्रल वाटर कमीशन या दिल्ली गवर्नमेंट या हरियाणा गवर्नमेंट, जो आपका यहाँ पर रेलवे ब्रिज है, ओल्ड रेलवे ब्रिज, इसको एक स्टैंडर्ड माना हुआ है। वहीं पर एक फ्लड के लेवल, वार्निंग लेवल, डेंजर लेवल निश्चित किए हुए हैं, भाई इससे ऊपर पानी रहेगा तो ये वार्निंग इशू होगी, फिर इससे ऊपर आ गया तो डेंजर लेवल हो जाएगा, तो वहाँ फिर उसके बाद इवैक्यूएशन शुरू हो जाता है, लोगों को गांवों से निकालना, आसपास के एरिया से निकालना शुरू कर देती है सरकार। तो इस तरह का वार्निंग सिस्टम बनाया हुआ है सरकार ने, और तो वो दिल्ली गवर्नमेंट ऐसा करती होगी, ये और करना भी चाहिए। ठीक है, देवेंद्र जी आपके पास आता हूं। सर ने थोड़ा बता दिया तकनीकी पहलुओं को, सर से कुछ और भी हम सवाल लेंगे, लेकिन पहले देवेंद्र जी आपके पास अब आता हूं। जो बातें आप लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं, फिर ऐसा कौन सा आप काम कर रहे हैं कि आपके विपक्ष के साथियों को नजर नहीं आ रहा? देखिए धर्मराज जी, ये तो बड़ा आपका गहन क्वेश्चन है। अगर विपक्ष को हमारा काम समझ आ गया या काम दिख गया तो फिर विपक्ष बचेगा कहाँ? वो तो हमारा ही साथी हो जाएगा। हमारा काम ना दिखना, दिखते हुए सामने ना दिखना, उसे स्वीकार ना करना ही विपक्ष कहा जाता है। विपक्ष से कोई हताहत होने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज और डंके की चोट पर बोल रहा हूँ, स्पष्ट बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से सर ने अभी क्लियर किया, उनको टेक्निकल नॉलेज है, एक एक चीज उन्होंने आपको क्लियर कर दी। मुझे इस चीज के लिए जो है ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है। हमारी सरकार इतनी गंभीर है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि सरकार बनने के बाद हमने यमुना पर विशेष रूप से ध्यान दिया है। जो स्थिति अब से पहले रह रही है, लंबे समय के बाद हम दिल्ली में आए हैं, दिल्ली में बैठे हैं इस समय, और माननीय मुख्यमंत्री से लेकर पूरी कैबिनेट और सेंटर का भी ध्यान इस तरफ है
कि ऐसी स्थिति हम दोबारा नहीं आने देंगे जो 23 की आप बात कर रहे हैं। और ये तैयारी हमारी है। हमारे साथी अभी कह रहे अलर्ट की बात, अलर्ट की नहीं, हमने सुरक्षा की सोच रखी है। और ये कांवड़ पर और इस पर चिंता करने की जरूरत इन लोगों को ये नहीं है, क्योंकि 23 हो या कोई भी है, ये ध्यान नहीं देते थे। अब कांवड़ का सीवर भी होगा या सनातन से संबंधित कोई चीज होगी, उसकी स्पेशली तैयारी भी है दिल्ली में, इनको भी नहीं दिख रही है। ये बदलती दिल्ली दिखेगी 5 वर्ष के अंदर अंदर। आप देखिए बड़ी गहन बात जो आई है, ओजोन को लेकर भी संसद में चर्चा है, विधानसभा में चर्चा है। वो सब ज्यादातर जो है यमुना का हिस्सा है, वहीं सरकार गंभीर है। वहीं से लोग कहते हैं कि गरीब और कमजोर लोगों को घेर रहे हैं। तुम्हारे लोगों ने जिस तरीके से डीलरी कर दलाली कर जमुना को, यमुना को इनको घिरवाया है, ये सब जांच के विषय हैं। यहीं से जड़ खराब हुई है। और आप जो है जिस तरीके की बात करते हैं, नाली, सड़क, पानी, दिल्ली, अरे मैं दिल्ली में रहता हूं, जिस हिस्सा की बात कर रहे हैं मेरे से टच है। कपिल मिश्रा का इशारा भी, वैसे मैं राजनीति अपनी बागपत मेरा डिस्ट्रिक्ट बराबर में है, लेकिन मेरा रेजिडेंस है दिल्ली में, मुझे पता अच्छे से, सब जानता हूं। तो आपने जो दिल्ली की हालत कर रखी थी, एक नाली और सड़क इस दिल्ली में निकलने के लिए नहीं थी। उससे अच्छे हमारा नोएडा बागपत है, आकर चेक कर लीजिए कैसी होती हैं सड़कें, रोडें, पता लग जाएगी। ये जो कहते हैं ना मैं दिखाऊं, अपना दिखाओ ना कुछ। आप लोगों ने क्या किया था, क्या हालात दिल्ली के किए हैं। आप ठीक है, आप बोलिए, सवाल करिए, बहुत अच्छा लगता है, क्वेश्चन करिए और सरकार को घेरिए, लेकिन कुछ अपना भी दिखाइए। आप जब मुख्यमंत्री थे केजरीवाल जी, मैंने पहली डिबेट में आपको बताया था, उस समय 3-3, 4-4 फुट इनके घर तक पानी पहुंच गया था। अब हम गारंटी ले रहे, डंके की चोट पर होने दीजिए आप बारिश। हम कभी प्रकृति को चैलेंज नहीं करते, ईश्वर को चैलेंज नहीं करेंगे। बाकी कोई आपको, जैसे मैं कहता हूं कि दैहिक जो मामला लिख लेगा, दैविक को चैलेंज नहीं है, दैहिक जो कमी व्यक्ति की होती है वो नहीं मिलेगी, सरकार की तरफ से नहीं मिलेगी। मैं ये धर्मराज सर आपको डंके की चोट पर बता रहा हूं, एक एक चीज बता रहा हूं, दिल्ली की नॉलेज रखता हूं, बेवजह की बातें नहीं करता, बहुत बारीकी से दिल्ली को देखा है। मेरे बागपत में और दिल्ली में 10 से 12 किलोमीटर की दूरी है। 12 किलोमीटर आप जो है ठीक है वैभव, ठीक है वैभव, क्या शो कर रहे हैं अब बोल दे। वैभव दिख नहीं रहा भाई, बता दो क्या है उसमें। जिस वैभव की बात कर रहे हैं, जिस जहां सोनिया विहार में वैभव रह रहे हैं, उस सोनिया विहार में वैभव की सरकार ने क्या काम किए थे, क्या एक बार ठीक है बता देंगे वैभव के रहते हुए क्या सोनिया विहार की हालत हुई, बता देंगे क्या। ठीक है देवेंद्र जी की बात छोड़िए, अपनी बताइए कि मुख्यमंत्री जो है वो कहां से टच थे, कितनी बार सोनिया विहार को लेकर चर्चाएं हुई हैं, हर बारिश में हुई है। अब सोनिया विहार को उजड़ने का, अलर्ट करने का काम करते थे आप लोग भाई, कई दिन पहले खड़े हो जाते थे। ठीक है देवेंद्र चिल्ला लिया, अब एक सेकंड, अब आगे, अब बोल लिया, अब यहाँ पे तथ्यात्मक बातें सुन लिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं बिना होमवर्क के, बिना क्रेडिटेड एविडेंस के, कम से कम नेशनल मीडिया पे आके झूठ नहीं भारतीय जनता पार्टी वालों की तरफ बैठता हूँ मैं। पूरा वीडियो एविडेंस जो ना इस पर नहीं दिखाए जाते, ठीक है देवेंद्र जी आराम से। सर आप तो बड़े अच्छे, सर आप तो अच्छे श्रोता हैं। ठीक है, कौन सा आपने जो पारित किया वो निकाल के देख लेंगे। ठीक है सर, आपने बोल लिया, आपने अपने हिस्से के समय में बोल लिया, आप उनको बोले। ठीक है, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। हाँ वैभव बोलेंगे, वैभव बोलिए। नीरज तिवारी की आत्मा आ गई इनके अंदर। तो मैं ये कह रहा था कि ये आज की फुटेज है, मैं आपको भी भेज सकता हूँ देवेंद्र जी, यहाँ पे संस्थान को भी भेज सकता हूँ। सोनिया, मैं केवल एक सोनिया विहार का, ये आपको 2 एग्जाम्पल, मैंने 50 एग्जाम्पल है, मैंने 2 एग्जाम्पल इसलिए दिए, एक जहां पे स्थिति है और एक जहां पर आ सकती है। वो दोनों एग्जाम्पल मैंने शब्द बाय शब्द कोट किए। मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, वहां के लोगों पे जाके वहां पे पता किया जा सकता है। इन्होंने अपनी बातों में कहा है, तब से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यमुना जी का विशेष ध्यान दिया, इतना विशेष ध्यान दिया इन लोगों ने कि इन्होंने बिस्लेरी वाली यमुना बना दी। मतलब यमुना को साफ करने की अपेक्षा वहां पे बिस्लेरी वाली यमुना बना दी। और मीडिया के जो 4-5 जो सरकारी जो मीडिया वाले हैं, वो पहुंच के वहां पे वो मीडिया भी दिखाने लगे कि यमुना साफ हो गई। हमने आपको बताया कि किस तरह से बिस्लेरी अलग यमुना काट के बनाई गई, ताकि यमुना की गंदगी क्यों छिपाई जा सके, जो स्थिति वो बतानी चाहिए, ताकि इसी से तो आपकी स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस पता चलेगी। आज भी
हम लगातार पोस्ट करते हैं, लगातार वो फुटेज देते हैं, जमीन पे जाके देखते हैं। जिस तरह से आप ओखरा कैनाल पे जाइए, यहाँ पर लगातार वो सफेद गाज उस तरह से दी जा रही है। और हमने देखा अभी छठ जब आएगा किस तरीके से वहाँ केमिकल वॉशिंग के थ्रू डिटॉक्स करके जिस तरह से वो गाजों को बैठाया जाएगा, इस तरह से यमुना जी साफ होगी। आपने यमुना जी साफ नहीं किया है, आपने आई वॉश किया है। यमुना जी को वॉश करने की जगह आई वॉश किया है। बदलती दिल्ली इनके नजरों में इन्होंने बदलती दिल्ली ऐसी बदलती दी है कि जो हमारी माताएं बहनें बसों में सफर करती हैं, आज जाइए देख के, आज पूछ के दिखाइए कि कितने लोगों के पास इश्यू हो रहे हैं, कितनी कॉम्प्लेक्स सिस्टम इन लोगों ने बना दिया है। हजारों रुपए के बिजली के बिल आ रहे हैं, लगातार बिल आ रहे हैं। ये है इनकी बदलती दिल्ली। अगर ऐसी बदलती दिल्ली थी, आप जाइए जाके लोगों से पूछिए, लोग अपने केजरीवाल को ढूंढ रहे हैं। कम से कम केजरीवाल उनकी बात सुनता, कमियां थी, कमियां एक्सेप्ट करने वाला लीडर था अरविंद केजरीवाल। वो कमी भी एक्सेप्ट करते थे, अपनी बात भी करते थे और ये इसको करेक्ट भी करते थे। लेकिन आज की दिल्ली ये पूरा किस तरह से इन लोगों ने झूठ बोलना शुरू कर दिया है और आई वॉश करने की कोशिश करते हैं, जब तक कि आपके गले तक। इन्होंने कितना झूठ बोला कि इन्होंने फी मैनेजमेंट कर दिया, नया ट्रांसपेरेंसी बिल आया है। आप लोग भी इतना चर्चा करते थे यहाँ पर बैठ के। बता दीजिए कौन सा स्कूल अपना फीस नहीं बढ़ा रहा है, कौन सा अपना स्कूल रोल बैक नहीं कर रहा है। ये है इनकी बदलती दिल्ली। शिक्षा, स्वास्थ्य, हॉस्पिटल स्कैम लगातार। हमने साइकिल तक को नहीं छोड़ा, इन्होंने स्कैम कर करके 90 करोड़ का स्कैम कर डाला, 650 करोड़ का हेल्थ स्कैम कर डाला। ये है इनकी बदलती हुई दिल्ली। ठेका सेट कर रहे हैं किस आदमी को देना है, जो आरोपी उसको राजीव रंगीला को भगा दे रहे हैं विदेश में। यह है बदलती दिल्ली। इसलिए मैं कह रहा हूं, बदलती दिल्ली नहीं है, बदहाल दिल्ली कर दी है आप लोगों ने, और बदहाली की कगार पे दिल्ली वासियों को छोड़ दिया है। इसीलिए दिल्ली वाले आपके मॉडल को लगातार नकार रहे हैं। अभी तो आपको झांकी मिली हुई है 2 बाई इलेक्शंस में, दिल्ली की जनता बैठी हुई है आपका हिसाब करने के लिए यहाँ पर। ठीक है। हाजी साहब एक बात बताइए, आउट ऑफ द बॉक्स जाके, कि अभी तो देखिए बारिश उस हिसाब से दिल्ली में भी नहीं हो रही है, और पहाड़ों पर भी जो बारिश हो रही है वो कोई बहुत ऐतिहासिक हम नहीं कह सकते, कि मतलब लोग जो कहें कि भाई ऐसी बारिश तो हम लंबे अरसे के बाद देख रहे हैं, 10 साल के बाद ऐसी बारिश देखी, उस हिसाब की बारिश अभी तक नहीं हुई है। हालांकि अभी पूरा अगस्त का महीना बाकी है, पूरा सितंबर का महीना में, सितंबर में भी ठीक ठाक बारिश होती है। ऐसे में जैसे सर ने कहा कि ये कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के लिए एक जो अगले 2 से 3 दिन में जो पानी अभी 64,000-65,000 क्यूसेक पानी है, जब वो आएगा तो एक टेस्ट सरकार का हो जाएगा कि आपकी तैयारी अभी किस रूप में है, क्योंकि वो उसी से पता चलेगा कि आगे अगर बड़ी बाधा आती है, बड़ी समस्या आती है, तो उसके लिए आपका प्रिपरेशन क्या है। मंथली टेस्ट, वीकली टेस्ट से ही पता चलता है ना कि फाइनल रिजल्ट कैसा होगा। देखिए धर्मराज जी, 3 बड़ी चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ और आपके दर्शकों को भी। जैसे अब प्रदूषण की बात हुई थी, प्रदूषण में देखा गया कैसे आर्टिफिशियल बारिश कराई गई, प्रदूषण के मामले में दिल्ली सरकार कैसे फैल रही। एक दूसरा उदाहरण मैं एक और बताऊंगा, जैसे बरसात हुई थी दिल्ली के अंदर, कैसे जरस सी बरसात हुई और कैसे ओवरफ्लो हो गए, कैसे रोडों पे पानी भर गया, कैसे आपने देखा होगा गड्ढों में पानी, और जिस तरीके से पूरा जाम की स्थिति बन गई। और इनका जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे वो भी इनका फैल रहा। और ये 4 इंजन की जो सरकार है, अब ये कह रहे हैं हमने गंगा मैया को बड़ा इन्होंने प्रचार प्रसार किया। इन्होंने क्या काम किया, अभी बीजेपी के प्रवक्ता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। पहली बात तो मेरे को ऑफिशियली प्रवक्ता नहीं लग रही, अब कौन है मेरे को नहीं पता, दिल्ली की तो नहीं है। अगर वो हैं भी किसी और स्टेट से हैं, तो मैं उनसे भी ये कहना चाहूंगा, अगर आपके पास आंकड़े हैं आप बता दीजिए आपने जमुना में कितने पैसे खर्च किए अभी तक के, जिससे कि जमुना साफ हो जाए, वो ये बता दे। चौथी बात मैं एक और कहना चाह रहा था, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि पहले पानी भर जाता था, अब नहीं होगा, अब ऐसे नहीं होगा, पहले की सरकारें ऐसी थी, हम ऐसा नहीं होने देंगे। भैया आपकी सरकार में तो 600 करोड़ रुपए का कपड़ा घोटाला हो गया हेल्थ में, अभी तक क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। वो भी एक बड़ा सबसे बड़ी वजह है। फिर एमसीडी में अभी कहा इन्होंने कि एक हमारे एक्सपर्ट भी बैठे थे यहाँ फ्लैट के, उन्होंने कहा कि वहां पे जो अतिक्रमण करके घर बने हुए हैं जमुना के अंदर। तो भैया जमुना भारतीय जनता पार्टी की कब से सरकार है एमसीडी में, कौन लोग हैं उन अधिकारियों को चिन्हित किया गया जिन्होंने मकान बनवाए, जिन्होंने पैसे लिए, उन पे क्या कार्रवाई करी भारतीय जनता पार्टी ने? कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं वही बताना चाहता हूँ, ये ऐसी सारी चीजें लेकर आते हैं जिससे कि जनता का ध्यान भटक जाए, मगर जनता लगातार इन सब चीजों को देख रही है और आने वाले समय में
आने वाले समय में चुनाव 2027 में चुनाव होगा एमसीडी में, इनका सफाया होना तय है। भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से भ्रष्टाचार और ये हेल्थ की बात कर रहे थे, बड़ी बातें कर रहे हैं, इन्होंने जितनी भी काम किए अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने 1.5 साल के अंदर, 1.5 साल होने जा रहा है इनको, इन्होंने किसी भी काम में ये कामयाब नहीं हो पाए और इनके पास कोई प्लान नहीं होता। बाद में आके जो छोटी मोटी बातें जो पहले की सरकारें करके आई वही काम ये कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया, आए थे बदलाव के लिए, दिल्ली बदल देंगे। क्या बदल दिया आपने? दिल्ली को और उससे ज्यादा नर्क बना दिया। धर्मराज जी, आपसे भी डिबेट हुई थी, आपने भी कहा था कि नहीं इस बार जो है उनके प्रवक्ता ने कि इस बार बारिश होगी तो कहीं कोई जल भराव नहीं होगा। आपने सारी वीडियो भी देखी, आप पे डिबेट भी हुई, कैसे जल भराव हुआ, किस तरीका हुआ। तो ये जब तक आप ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, जो लोग लाचारी दिखाते हैं या वो काम नहीं करना चाहते या काम नहीं करते या आपके पास पॉलिसी नहीं है या आपके मंत्री जो है इन सब चीजों को लेके दिल्ली के लोगों के लिए सीरियस नहीं है, तो जब तक ऐसा रहेगा तो इसी तरीके से अपोजिशन पार्टी का तो भाई काम है आपको बताना कि आपकी ये कमियां हैं। आप में हिम्मत है तो सुधार दीजिए उन्हें। ठीक है, चलिए सर, मैं लौटता हूं आपके पास। रावत साहब, सर अब मैं आपके पास आता हूं, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। देखिए, E20 को लेकर अरविंद केजरीवाल का एक बड़ा बयान आया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान आया है। SIAM यानी कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की रिपोर्ट को लेकर अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाए हैं और अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को घेरा है। अरविंद केजरीवाल का यह दावा है कि उनके पास लाखों की संख्या में कंप्लेंट्स हैं। इसमें लोगों का दावा है कि E20 से गाड़ियों को नुकसान हो रहा है। रिपोर्ट वापस लेने को लेकर केजरीवाल ने सरकार से सवाल उठाए हैं। केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है E20 को लेकर और कहा है कि नीति भारत की जनता पर थोपा जा रहा है। अभी सियाम की एक रिपोर्ट आई है जो चौंकाने वाली है। सियाम ने रिपोर्ट दी 28 जुलाई को मोदी सरकार को कि E20 में बहुत ज्यादा क्लोराइड है, बहुत ज्यादा मॉइस्चर है, जिसकी वजह से सारी गाड़ियां खराब हो रही हैं। सियाम क्या है? सोसाइटी फॉर इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। उन्होंने रिसर्च की, रिसर्च करने के बाद उन्होंने पाया, ऑटोमोबाइल के सारी मैन्युफैक्चरर्स ने मिलके उन्होंने पाया कि क्लोराइड और मॉइस्चर ज्यादा होने की वजह से E20 जो है वो हमारी गाड़ियों को खराब कर रहा है। 28 जुलाई को उन्होंने केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपी। 4 अगस्त तक केंद्र सरकार ने सियाम पे जबरदस्ती करके वो रिपोर्ट विड्रॉ करा दी। सियाम ने वो रिपोर्ट विड्रॉ कर ली और बोले शायद हमारी रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है, शायद कुछ तथ्यों को दोबारा चेक करने की जरूरत है। तो एक तरह से मोदी सरकार जो है वो जबरदस्ती करके पूरे देश पे E20 थोप रही है। तो चलिए एक बार फिर से अपनी चर्चा की तरफ हम लौटते हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि दिल्ली की तरफ एक जो खतरा बढ़ रहा है। डॉक्टर शिव सिंह रावत हमारे साथ हैं, फ्लड एक्सपर्ट हैं। और सर, आपके अनुभव के आधार पर, जैसे आपने कहा कि सरकार के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो पानी अगले 48-72 घंटों में पहुंचेगा, उसको लेकर सरकार ये आकलन कर सकती है कि उनकी तैयारी कितनी पुख्ता है और कहाँ कुछ कमियां रही हैं। मैं थोड़ा और एक स्टेप आगे जाना चाहता हूं सर। आपने कहा कि जैसे अभी 65,000 क्यूसेक के करीब पानी छोड़ा गया। कितना पानी छोड़ा जाएगा जब दिल्ली के लिए थोड़ी स्थिति खराब हो सकती है? 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख क्यूसेक कितना पानी छोड़ा जाएगा कि वो डेंजर मार्क को क्रॉस करेगा जो 205 मीटर के आसपास है यमुना का? देखिए, होता क्या है कि ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। जैसे हमारे पहाड़ों पर जब बारिश हुई और लेकिन हरियाणा वाले पोर्शन में कम बारिश होगी तो वो देर से पानी पहुंचेगा। लेकिन अगर वहाँ भी बारिश है, हरियाणा के जो करनाल, कुरुक्षेत्र या यमुनानगर का जो एरिया आता है, सारा पानीपत, सोनीपत, इनमें भी बहुत तेज बारिश हो जाती है तो वो पानी ज़्यादा मात्रा में आता है। तो क्योंकि यमुना की, मैंने पहले भी बताया कि यमुना की जो विड्थ है यहाँ दिल्ली में, जैसे हम घुसते हैं यमुना आती है तो वो बहुत कम हो जाती है। तो वो पानी का लेवल बढ़ेगा ही, वो 1 लाख पे भी बढ़ सकता है, 1.5 पे भी बढ़ सकता है। कितना बढ़ेगा? अब एक चीज़ इसमें लेकिन जो सोचने वाली बात वो ये है कि जो मैं पिछले कुछ 3-4 महीनों से देख रहा था कि कुछ ड्रेन्स पर और कुछ यमुना के अंदर कुछ सफाई हुई है पिछले 3-4 महीनों में, ऐसा मीडिया रिपोर्ट भी आई है। उसका कितना इम्पैक्ट आता है, उसकी वजह से कितना पानी अकोमोडेट हो पाएगा, ये देखने का विषय होगा।
अगर वो जैसा क्लेम किया जा रहा है मीडिया के माध्यम से या रिपोर्ट के माध्यम से, अगर उस तरह से नजफगढ़ ड्रेन को और यमुना में जो सफाई हुई है, अगर वो वास्तव में उस तरह की हुई है, तो उसका थोड़ा असर इस बार आना चाहिए और दिखना चाहिए वो फील्ड पर। तो ज्यादा पानी के बाद भी थोड़ी स्थिति बेटर होनी चाहिए अगर तो वास्तव में सफाई हुई है। ये मैं ऐसा मानता हूँ। ओके, नहीं और सर जैसे अभी आपने एक बात तो कह दी, जैसे अभी दिल्ली में उस हिसाब की बारिश नहीं हो रही है, हरियाणा में भी उस हिसाब की बारिश रिपोर्ट नहीं हो रही है जो पैनिक वाली स्थिति बनाए, लेकिन पहाड़ों पर बारिश हो रही है। और ये भी है कि पहाड़ों से जब पहाड़ों में बारिश होती है तो उनका पानी बहुत तेज गति से नीचे की तरफ आता है, मैदानी इलाकों में आता है, और जब पानी छोड़ा जाता है तो उसकी स्पीड भी कई गुना ज्यादा होती है। मसला ये है सर कि दिल्ली सरकार के लिए आप एक एक्सपर्ट हैं, जैसे 2023 का हम बार बार जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि उसमें एक रिपोर्ट आई थी कि वो गेट ही नहीं खुला था, उसका कुछ मेंटेनेंस नहीं हुआ था, क्या नहीं हुआ था, उसका गेट नहीं खुला था, जिसके कारण ये जो आईटीओ के पास है, हाँ आईटीओ बैराज, उसका गेट नहीं खुल पाया था, जिसके कारण पानी फिर रिहायशी इलाकों की तरफ दाखिल हो गया था। इस बार स्थिति यह है कि उसमें फिर दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार का कुछ उसमें मसला पड़ता था, तो इस बार क्योंकि दोनों जगह पर एक पार्टी की सरकार है तो उनका ये दावा है कि हमने उसका मेंटेनेंस करवा लिया है। ये एक पॉइंट अभी आया है दिल्ली में। मैं यहाँ थोड़ा हाँ सर ऐड करना चाहता हूँ। वो विषय जो 2023 में जो ये आया था, वो ये कारण था कि दिल्ली गवर्नमेंट ने हरियाणा गवर्नमेंट को उसके मेंटेनेंस के पैसे ही नहीं दिए थे। तो हरियाणा सरकार तो डिपॉजिट वर्क करती है, जब दिल्ली सरकार पैसे देगी तो हरियाणा उसको मेंटेन करेगा। तो वो एक इशू, इस तरह का एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू था जिसका काफी हौला भी हुआ और जिसकी वजह से दिल्ली को काफी झेलना पड़ा। बट आई थिंक अब वो गेट सारे खोल दिए हैं पूरे, और वो पानी शायद वहां से नहीं, ऐसा कोई, अगर वहां थोड़ी बहुत सफाई होगी तो वहां ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नहीं, अब सर दिल्ली को भी आप बहुत अच्छे तरीके से दिल्ली को भी समझते होंगे। दिल्ली का कौन कौन सा इलाका, जैसे ये जो जब हम ये सोनीपत के बाद जब दिल्ली में यमुना दाखिल होती है, हाँ पल्ला गांव जो है वहां से जब ये दाखिल होती है, तो सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो उसके बाद जो पहला 18 किलोमीटर या 25 किलोमीटर के आसपास पूरा ये दिल्ली में कितना का बेल्ट पड़ता है। पहला जो 4-5 किलोमीटर है जो पुरानी दिल्ली का जो हम बेल्ट कह लें या नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का जो इलाका है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है इस तरीके की स्थिति में। तो इसमें क्या इंक्रोचमेंट और यमुना बेल्ट में कंस्ट्रक्शन एक बड़ी वजह है या कुछ और कारण आप देखते हैं? नहीं, ये तो दो मुद्दे हैं ही हैं, सबसे बड़े मुद्दे तो ये ही हैं। जो एक सबसे बड़ा एक और मुद्दा है वो जो टेक्निकल है कि जो हमारा इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम है दिल्ली का वो बहुत पुराना बना हुआ है। तो होता क्या है कि जो दिल्ली की ड्रेन्स, जो छोटी छोटी ड्रेन्स जो दिल्ली के लोकल पानी को लेके यमुना में आती हैं, वो उल्टा उनका लेवल जो अपना यमुना में जो लेवल हो जाता है उससे नीचे रह जाता है। तो यमुना का पानी बैक फ्लो कर उनमें वापस चला जाता है, बैक फ्लो करता है। ओके, फिर वो एक टेक्निकल इशू है जिसका 2018 में आईआईटी दिल्ली ने एक प्रोजेक्ट बना के दिल्ली सरकार को दिया था। पता नहीं उस पर उन्होंने काम किया है नहीं किया है। तो उसमें ये फाइंडिंग सबसे ज्यादा पाई गई थी कि भाई वो बैक फ्लो इशू आता है जिसकी वजह से वो पानी यमुना का भी चला जाता है और उनका लोकल रिहायशी इलाके में वो पानी घुसता है। ठीक है सर, जी ठीक है। देवेंद्र जी आप अब इस क्योंकि अब आखिरी दौर में हम लोग हैं तो जल्दी 1-1.5 मिनट पे आपसे आपका एक पक्ष समझना चाहेंगे। सरकार अपने तरफ से, मैं अभी भी मानता हूं, चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, कोई सरकार नहीं चाहती कि उनके टेन्योर के दौरान आम लोगों को कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो। सारा मसला एग्जीक्यूशन पे आता है और एग्जीक्यूट कौन करता है? नीचे के अधिकारी कर्मचारी करते हैं। उसमें मॉनिटरिंग बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि आप मॉनिटर किस तरीके से कर रहे हैं। तो सर वो क्या आप हमारे चैनल के जरिए दिल्ली के लोगों को ये एश्योर करेंगे कि जो बातें आप कह रहे हैं, जो आदेश जा रहा है, उन आदेशों की मॉनिटरिंग भी हो रही है? देखिए धन्यवाद सर, जब गहन डिबेट होती है, अब हम एनसीआर चैनल पर बैठे हैं, बड़ा चैनल है, सारी जो चीज है बड़े दर्शक देखते हैं, ये प्राइम टाइम की डिबेट होती है। तो कोशिश यही होती है कि उसमें जो भी सत्य शब्द बोला जाए वो नोटेड होता है डिबेट में, वो दूर तक जाता है। जिस तरह से शिव सिंह रावत जी ने जो बात कही है आपको, मेरी बात कहने के बाद उन्होंने दो चीज दोहराई है, वो सभी लोगों ने सुनी है आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से। तो वो कहीं ना कहीं ये चीज जो है, जिस बात को मैं बोल रहा हूँ वो प्रकाशित तो आपको लग रहा है हो रही है कि उन्होंने भी ये चीज कही है कि
ये प्रयास मैंने किया। जैसे हमारे साथी नकार रहे थे कि चैनल पर बैठकर आपने ये कह दिया वो कर दिया, मैं ये कह रहा हूं कि हमने पहले दिन से ही यमुना के बारे में सोचा था। चुनाव से पहले हमारा मुद्दा था। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि बारिश ज्यादा हो या कम हो, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन हमारी व्यवस्थाएं जो है पहले से घनी अच्छी होंगी, स्ट्रांग होगी, जनता के हित में होगी, दिल्ली की सुरक्षा के लिए होगी, हर प्रयास किया जाएगा। मैंने एक दिन डिबेट में और भी कहा था बारिश में पहले में आपको कि दिल्ली में जैसे पानी के लिए पूरी दिल्ली, आपने मुझसे कहा था कि कहर मचता था, टैंकर नहीं आते थे, पानी नहीं आता था, वो समस्याएं धीरे धीरे हमने बहुत कंट्रोल की है, पूरी तरह कर देंगे। आज फिर मैं कह रहा हूं मिंटो रोड को लेकर, अगर उधर की लेकर पहली बारिश में जिस तरह बस डूबती थी वो नहीं होता है। दिल्ली के मंत्री जाकर खड़े होकर एविडेंस के साथ आते हैं। जिस एविडेंस की बात मेरे साथी कर रहे थे, मैं उनको बता रहा हूं कि एविडेंस के साथ मंत्री खड़े होते हैं और आते हैं, बताते हैं हमने ये बदलाव किया है। फिर मैं आपको कह रहा हूं कि बारिश के बाद कितना भी जल भराव हो, दिल्ली की स्पीड ज्यादा हो बारिश की, हरियाणा की ज्यादा हो, ऊपर का पानी आए, हमने व्यवस्थाएं ऐसी करने की कोशिश की है कि दिल्ली में कोई दिक्कत किसी भी एक भी दिल्ली के नागरिक को ना आए सर। ठीक है वैभव, जल्दी से आपका भी कोई सुझाव, क्योंकि अभी परीक्षा की घड़ी आई नहीं है तो सजेशन ही कह रहा हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि मैं अभी फिर से मेरे पास वो वीडियो था, मैं अभी खैर अगेन वो दिखा नहीं पाऊंगा। मैं देखिए सदर बाजार एशिया की सबसे बड़ी थोक मार्केट की बाजार है, और उसके जिस तरह से हल्की सी बारिश में जो फुटेजेस आए, मेरा वो बहुत ही लोगों की दुकान, हजारों करोड़ों का सामान लगभग इन टोटलिटी लोगों का खराब हुआ है। मेरा बस आपसे ये आग्रह है भारत आपके थ्रू बीजेपी से कि आप नैरेटिव बिल्डिंग मीडिया पे मत कीजिए, आप ग्राउंड पे कीजिए। आप ग्राउंड पे काम करेंगे, हमको भी हम विपक्ष का काम है आपको आईना दिखाना, जो हम लगातार दिखा रहे हैं। आप जो हमें इस समय तो मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है, हम दिल्ली के पार्ट्स में चलिए, आपको इजीली वाटर लॉगिंग और ये सब दिख जाएगा और कई दिनों का दिख जाएगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ नैरेटिव बिल्डिंग मीडिया पे मत कीजिए, जमीन पे कीजिए और दिल्ली के लोगों के लिए काम कीजिए, जो अभी होता हुआ दिख नहीं रहा है, जिसके हम लगातार आपके, इसलिए हम आभार हैं। ठीक है हाजी साहब, जल्दी से अगर कोई सजेशन आपको देना हो एक नागरिक के तौर पर जो दिल्ली सरकार को आप देना चाहें। देखिए, मेरा दिल्ली सरकार से एक ही इंतजा है कि आप बाढ़ आने से पहले ही जो आपकी तैयारियां हैं, जो आपने प्लान बनाया होगा, उसे जमीन पर उतारिए। अगर आप जब बाढ़ आ जाएगी उसके बाद करेंगे तो फिर वो सारा सिस्टम नहीं बन पाएगा। इसलिए आपसे हम बार बार कह रहे हैं कि ऐसा अगर आप कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते तो फिर सीट छोड़ दीजिए। ठीक है डॉक्टर शिव सिंह रावत, एक्सपर्ट के तौर पर दिल्ली सरकार जो कुछ भी कर रही है, व्हाट्स योर सजेशन फॉर दिल्ली गवर्नमेंट सर, कि आपको ये काम कर लेना चाहिए? देखिए बहुत बड़ी चीजें तो अब नहीं हो सकती हैं, वो लॉन्ग टर्म की चीजें होती हैं, क्योंकि अब तो सीधे कि कल परसों भी मौसम खराब हो जाएगा तो अगले 4-5 दिन के बाद स्थिति खराब हो जाएगी। तो अभी तात्कालिक तौर पर क्या काम दिल्ली सरकार को करना चाहिए, प्रशासन को करना चाहिए कि नुकसान को कम से कम किया जा सके? तो मैं 3-4 पॉइंट में आपकी बात को समअप करता हूँ अपनी बात जल्दी से। हाँ, पहला विषय तो ये है कि जो ये सरकार है इसकी इंटेंट तो क्लियर है कि वो कुछ करना चाहते हैं, इसमें कोई शक वाली बात है नहीं, लेकिन जितना अभी तक हुआ है वो पर्याप्त नहीं है, ये भी क्लियर बात है। क्योंकि ये समस्या कोई एक दिन, 1 साल या 2 साल या 10 साल की नहीं है, ये सैकड़ों वर्षों की समस्या है। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट आई है जिसमें आपका जो फ्लड प्लेन जोन है वो 68% तक इंक्रोच हो गया है। तो वो समस्या किसी एक पार्टी या एक सरकार का विषय नहीं है, उसमें सारा समाज भी जिम्मेवार है, सरकारें भी जिम्मेवार हैं। तो उसको समस्या को पूरे तरह से सॉल्व करने के लिए समय लगता है, लेकिन एक होता है इंटेंट उस काम को करने की, तो वो इंटेंट इस सरकार ने बिल्कुल दिखाई है। और उसका मतलब जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में तो अभी मैं कोई रिजल्ट आना, वो तो 2-3 साल लगेंगे, अभी एसटीपी बनेंगे, उनका अपग्रेडेशन होगा। लेकिन जहाँ तक सफाई की बात है और कुछ खुदाई की बात है, तो वो डिसिल्टिंग की बात है, वो चीज़ें कुछ अखबारों में और मीडिया में आई हैं और जिस पर कई बार डिबेट भी हुई है, तो वो कुछ चीज़ें हुई हैं, ये हमें मानना पड़ेगा। अब विषय आता है कि अब इतना बड़ा काम एकदम से नहीं हो सकता, तो फिलहाल क्या किया जाए। तो उसमें सरकारी तंत्र का एक सिस्टम बना होता है जो कंसर्न
SDMs हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, वो बाकायदा लोगों को टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। लोग जाते हैं, उनके अधिकारी वहाँ पर लोगों को बताते रहते हैं भाई अब इतना पानी कल आ जाएगा, आज इतना आ जाएगा, परसों शाम को इतना आ जाएगा, ये लेवल इतना बढ़ जाएगा, तो अपनी तैयारी उस हिसाब से रखें, अपना भोजन की व्यवस्था रखें, और अगर डेंजर लेवल से पानी ऊपर आ गया तो उनको वहां से हटाना शुरू कर देते हैं। ये सरकार को तत्काल उस पर करना चाहिए। और जो छोटे मोटे ड्रेनेज कहीं अभी ब्लॉक है, सीवर ब्लॉक है, उनको साफ सफाई वॉर स्केल पर कर देनी चाहिए अभी, जब तक कि बहुत बड़ा पैनिक क्रिएट ना हो।